दीपा की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। इन 2 महीनों में उसे अपने ससुराल में भरपूर प्यार और सम्मान मिला था। उसकी सास शिल्पा दोनों बहुओं को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती है। कहने को तो 2-2.5 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी भी दीपा अपने ससुराल वालों को ठीक तरह से जान नहीं पाई थी, क्योंकि शादी के बाद का अधिकांश समय उसने अपने मायके में ही बिताया था। दीपा अपने पहले करवा चौथ के लिए मायके गई हुई थी। बड़ी बहू, सब तैयारियां हो गई ना? छोटी बहू के यहाँ शगुन की। भाई हमारे यहाँ का रिवाज है, पहले करवा चौथ पर ससुराल वाले शगुन लेकर नई बहू के मायके जाते हैं। देखो, जैसे लड़की वाले बेटी की शादी में शगुन भेजते हैं, वैसे ही करवा चौथ पर लड़की के मायके लड़के वाले के द्वारा शगुन भिजवाया जाता है। बहू, ये हमारी इज्जत की बात है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। छोटी बहू से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछ लिया है ना तुमने, बाद में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, जिसके लिए सामान लेकर जा रहे हैं, अगर उसी को पसंद ना आए तो भला क्या फ़ायदा। अरे माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? मैं हूं ना, सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। छोटी के मायके में शगुन पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। साड़ी, गहने, हर चीज़ मैंने छोटी की पसंद पूछकर उसको ध्यान में रखकर ही मंगवाया है। आप बस अपनी तैयारी करिए, आज बाज़ार चलिए, आपको बढ़िया सी साड़ी दिलवा देती हूँ। अरे क्या नहीं भाई, अब शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं छोटी बहू के मायके, सज धज कर जाएंगे, कोई छोटी मोटी बात है क्या? शिल्पा के घर में आज खूब चहल पहल है। अगले सप्ताह उन्हें अपनी छोटी बहू दीपा के मायके में उसके पहले करवा चौथ का शगुन लेकर जाना है। शिल्पा दिल्ली की रहने वाली है। उनके यहाँ ऐसा रिवाज है कि नई दुल्हन अपना पहला करवा चौथ मायके में मनाती है, इसलिए शिल्पा ने अपनी बहू दीपा को तो 20 दिन पहले ही उसके मायके भेज दिया था। लेकिन अपनी खानदानी रस्म को पूरा करने के लिए अब वो ज़ोर शोर से तैयारी में लगी थी, क्योंकि पहले करवा चौथ में पहने जाने वाले जोड़े से लेकर गहने और श्रृंगार का पूरा सामान उसे ससुराल से ही मिलने वाला था। जहाँ एक तरफ शिल्पा बहू के मायके जाने की तैयारी में लगी थी, वहीं दूसरी ओर बहू दीपा के मायके वाले भी बेटी के ससुराल वालों के स्वागत की तैयारी में जुटे हुए थे। अरे बेटा दीपा, कुछ ही दिन रह गए हैं, अगले रविवार को ही समधन जी का यहाँ आने का विचार है। तू एक बार अपनी जेठानी को फ़ोन करके पूछ ना, टोटल कितने लोग आने वाले हैं, ताकि हम लोग उसी के अनुसार सारी व्यवस्था कर सके। ठीक है मम्मी, मैं अभी भाभी को फ़ोन करती हूँ। भाभी, आपसे ना थोड़ी मदद चाहिए थी। वो मेरे मम्मी पापा है ना, बड़े परेशान हो रहे हैं। वो जानना चाह रहे थे कि आप कितने लोग करवा चौथ के लिए यहाँ आएंगे। मम्मी पापा को थोड़ी तैयारी करनी थी ना, इसलिए। हाँ हाँ छोटी, मैं समझ सकती हूँ, तू टेंशन ना ले, मैं मम्मी जी से बात करके तुझे बताती हूँ। वैसे हमारा पूरा परिवार और चाचा जी का परिवार तो आने ही वाला है। उसके अलावा भी अगर किसी और के आने का प्रोग्राम होगा तो मैं तुझे शाम तक बता दूँगी। भाभी, एक बात और पूछनी थी। मैं तो शादी के बाद ज़्यादा ससुराल में रही नहीं हूँ, इसलिए सबकी पसंद नापसंद के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और वैसे भी आपने मुझे रसोई में काम ही कितना करने दिया है, जो मैं घर में सबकी चॉइस के बारे में जान पाती। आप प्लीज़ बताइए ना, घर में सबको क्या क्या पसंद है। पापा मम्मी ने हलवाई से बात की है, आप जो भी बताएंगी वो सब बनवा देंगे। अरे छोटी, इतना टेंशन क्यों ले रही है? अंकल आंटी को बोलो, घर जैसी बात है। अरे प्यार से दाल चावल भी परोस देंगे ना, तो हम लोग वो भी खा लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। वो तो मैं जानती हूँ भाभी, मम्मी जी पापा जी आप सब लोग इतने अच्छे हैं कि वाकई अगर मेरे मम्मी पापा दाल चावल तो क्या, चटनी से भी रोटी परोस देंगी तो उसे भी सब लोग खुशी खुशी खा लेंगे। लेकिन ये माँ की इच्छा है, वो मेरे ससुराल वालों का खूब अच्छे से आदर सत्कार करे। प्लीज़ आप सबकी चॉइस के बारे में बताइए ना। सबसे पहले आप माँ जी की पसंद बताइए, उन्हें मीठे में क्या क्या पसंद है। ये तूने अच्छा याद दिला दिया छोटी। मीठे की बात है ना, तो तुम ऐसा करना, माँ जी के लिए गाजर का हलवा ज़रूर बना देना। गाजर के हलवे में ना जान बसती है माँ जी की। समझ लो, अगर खाने के बाद उन्हें गाजर का हलवा मिल गया ना, तो वो तो ऐसे ही खुश हो जाएंगी। बाकी देवर जी की पसंद तो तुम्हें पता ही है। अंशु के पापा को कढ़ी चावल अच्छा लगता है, और माँ जी के लिए तुम कोई भरवा सब्ज़ी ज़रूर बनवा लेना, जैसे कि भरवा करेले, उन्हें काफ़ी अच्छे लगते हैं। बड़ी बहू ने अपनी तरफ से देवरानी दीपा की पूरी मदद कर दी थी। फ़ोन रखने के बाद, मम्मी, भाभी ने बताया कि मेरे ससुराल से लगभग 15-16 लोग आएंगे। उसके अलावा मैंने खाने के बारे में भी भाभी से बात की है। उन्होंने बताया कि बाकी सब ठीक है, लेकिन मीठे में गाजर का हलवा ज़रूर बनवाना। दीपा की बात सुनकर उसकी माँ हलवाई को फ़ोन मिलाती है। भाई साहब, खाने में एक आइटम और बनवाना है, आप गाजर का हलवा भी ज़रूर से बना दीजिएगा। अरे बहन जी, बनाने को तो हमको कोई दिक्कत ना है, हम तो बनाने के लिए ही आ रहे हैं।
लेकिन ये बताइए, अक्टूबर के महीने में हलवे वाली लाल गाजर कहाँ से लाएंगे? अरे भाई, हलवे वाली गाजर तो नवंबर बीतने के बाद ही बाजार में मिला करती है। कुछ और बनवा लीजिए मीठे में। अब क्या बताएं भाई साहब, बनवाने को तो हम कुछ भी बनवा लेते, लेकिन बिटिया की सासू माँ को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अब क्या करें, ये तो हमारे लिए बड़ी धर्म संकट वाली बात हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कैसे खुश करे समधन जी को। एक तो हमने पहले ख़ास तौर पर उनसे उनकी पसंद पूछी, अब उनकी पसंद का सामान नहीं बनवा पाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे बहन जी, एक उपाय है। आप ऐसा करिए कि मूंग की दाल का हलवा बनवा लीजिए। गाजर के हलवे को अगर कोई मात दे सकता है ना, तो वो और कुछ नहीं, सिर्फ मूंग की दाल का हलवा ही दे सकता है। मूंग की दाल का हलवा? भाई साहब, हमने तो कभी खाया नहीं। अरे बहन जी, आप एक बार खाएंगे ना तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। हमारे कहने से आप बनवा कर देखिए। कोई और रास्ता ना देख दीपा की माँ हलवाई से मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए कह देती है। रविवार के दिन आइए आइए बहन जी, कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। बहुत इंतज़ार कराया आपने। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इतने सारे लोगों को तैयार होने में निकलते निकलते समय लग ही गया। आप बताइए कैसे हैं आप लोग? दोनों समधन मिलकर औपचारिकता पूरी कर रही थी, तभी दीपा जाकर अपनी जेठानी के गले लग जाती है। देख लो भाई, तुम्हारे शगुन का पूरा सामान मैं ही पसंद करके लाई हूँ। माँ जी ने तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी थी। अब अगर कोई चीज़ पसंद ना आए तो उसका दोष माँ जी को नहीं, मुझे देना। अरे भाभी, आपने इतने मन से मेरे लिए थाली तैयार करवाई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सामान मुझे पसंद ना आए। इस शगुन की थाली में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। साड़ी, गहने, चूड़ियाँ, सब बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मुझे पसंद है। अच्छा, ये बताओ, गाजर का हलवा बनवाया है कि नहीं माँ जी के लिए? भाभी, गाजर का हलवा तो नहीं बन पाया, लेकिन हाँ, मूंग की दाल का हलवा ज़रूर बनवाया है। उम्मीद है माँ जी को पसंद आएगा। अरे दीपा, ये क्या किया तुमने? मूंग की दाल का हलवा? तुम्हें पता है कि मूंग की दाल के नाम से ही माँ जी चिढ़ जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये हलवा खाकर माँ जी का मूड खराब हो जाए। जिठानी की बात सुनकर दीपा थोड़ी परेशान हो जाती है। भाभी, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। दीपा अंदर जाकर अपनी भाभी से कहती है। भाभी, अभी अभी मेरी जिठानी ने बताया कि माँ जी को मूंग की दाल से तो सख्त चिढ़ है, और हम लोगों ने उनके स्वागत में मूंग की दाल का हलवा बनवा लिया। कहीं ऐसा ना हो कि ये मूंग की दाल का हलवा सारे किए कराए पर पानी फेर दे। दीपा, तुम ऐसा करो, अपने भैया को ज़रा अंदर भेजो। मैं उनसे बात करके बाज़ार से थोड़ा गाजर का हलवा मंगवा देती हूँ। दीपा की भाभी उसके बड़े भाई को भेजकर गाजर का हलवा लाने के लिए कहती है। दीपा का भाई गिरीश आसपास के इलाके की मिठाई की दुकान में जाता है। अरे भैया, गाजर का हलवा होगा क्या? अरे भाई साहब, इस मौसम में कहाँ गाजर का हलवा मिलता है। कोई और मिठाई ले जाइए, सब कुछ एकदम ताज़ा बना है। अरे नहीं नहीं, गाजर का हलवा ही चाहिए। लगता है चौराहे पर जो मिठाई की बड़ी सी दुकान है वहाँ तक जाना ही पड़ेगा। इन छोटी मोटी दुकानों पर गाजर का हलवा नहीं मिलने वाला। गिरीश अपनी बाइक स्टार्ट करता है और बड़े चौराहे की तरफ निकल जाता है। वहाँ पर अग्रवाल जी की मिठाई की दुकान थी। अरे भाई साहब, गाजर का हलवा होगा क्या? अरे भैया, ये कौन सा गाजर का हलवा मांग रहे हो? गाजर का हलवा सीज़न में ही बनाते हैं हम लोग। गिरीश बारी बारी से सारी मिठाई की दुकानों में चेक करता है, लेकिन गाजर का हलवा उसे किसी भी दुकान में नहीं मिलता। घंटे भर तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद अंत में वो खाली हाथ ही अपने घर की तरफ लौट जाता है। अरे क्या हुआ, लाए नहीं गाजर का हलवा? खाना लगा दिया है मैंने सबका। अब थोड़ी देर में पापा जी मीठे के लिए आवाज़ लगाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, करे तो क्या करें। अरे अब इस सब में मैं क्या करूं? जब गाजर का सीज़न ही नहीं है तो गाजर का हलवा मिलेगा कहाँ से? अब जो होगा देखा जाएगा, तुम ज़्यादा टेंशन ना लो। और वो लोग भी समझदार है, इतना तो वो भी समझते होंगे ना कि गाजर के सीज़न में ही गाजर का हलवा मिल सकता है। अरे दीपा, बहू कहाँ हो भाई? देखो सबने खाना खा लिया, जल्दी से मीठा लगाओ सबके लिए। जी पापा जी ला रहे हैं। दीपा और उसकी भाभी डरते डरते सबके सामने मूंग की दाल का हलवा सर्व कर देते हैं। भाभी, माँ जी कुछ कहेंगी तो नहीं ना? कुछ बवंडर तो खड़ा नहीं हो जाएगा ना? दीपा, उसकी भाभी और माँ तीनों ही मूंग की दाल के हलवे के नाम से काफ़ी परेशान थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि समधन जी पहला चम्मच मुंह में डालते ही ज़रूर कुछ न कुछ बवाल करेंगी, लेकिन उनकी उम्मीद से उलट दीपा की सास तो बड़े मज़े से मूंग की दाल का हलवा खाती रहती है। हलवा खाने के बाद, अरे दीपा बेटा, थोड़ा हलवा और खिलाओ हमें। किस चीज़ का हलवा बनवाया है बहन जी आपने? ये हमने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया। मम्मी जी,
वो ना ये मूंग की दाल का हलवा है। क्या? ये मूंग की दाल से बनाया है? अरे जिस दाल को मैं सबसे गया गुजरा समझती थी, उससे इतना कमाल का हलवा बन सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बेटा ये रेसिपी नोट करके लाना, हमें तो भाई बहुत पसंद आया। अब तो हम जब भी यहाँ आएंगे ना, मूंग की दाल का हलवा खाएंगे। बहन जी, हमारी तो आप मूंग की दाल के हलवे की बुकिंग कर लीजिए। दीपा की सास के मुंह से ये बात सुनकर सभी की जान में जान आई। इसका मतलब माँ जी आप नाराज़ नहीं है? अरे भाई क्यों नाराज़ होंगे, हैं? इतना स्वादिष्ट हलवा खिलाया तुम्हारी मम्मी ने, और तुम पूछ रही हो कि मैं नाराज़ नहीं हूँ? वो क्या है ना माँ जी, मुझे पता चला था कि आपको मूंग की दाल के नाम से भी चिढ़ है। हाँ बेटा चिढ़ तो है, लेकिन सिर्फ दाल से, उसके हलवे से मुझे कोई समस्या नहीं है। अरे बहन जी, आपको हलवा पसंद आ गया, हमारी तो सारी चिंता ही दूर हो गई। वरना हम तो पिछले 1 सप्ताह से बड़ी टेंशन में थे कि पता नहीं समधन जी को ये मूंग की दाल का हलवा पसंद आएगा भी या नहीं। हमने तो पूरी कोशिश की थी कि हम आपके लिए आपकी पसंद का गाजर का हलवा बनवा दें, लेकिन बाज़ार में ना कहीं भी इस समय गाजर मिल ही नहीं रही, इसलिए गाजर का हलवा बनाना संभव नहीं हुआ। तो हमने मूंग की दाल का हलवा बना दिया। अरे बहन जी, इतनी टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सच बताए तो आपको किसी भी तरह का हलवा बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप प्रेम से जो भी खिला देंगे हमें सब स्वीकार है। अब हम लोग रिश्तेदार हो गए हैं, यूँ समझ लीजिए दोनों परिवार एक ही तो है, किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए माँ जी, आइए जीजी, जल्दी चलिए। अरे रुक जा, मेरे घुटने तोड़ देगी क्या? ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? अरे माँ जी आप देखेंगी तो खुद ही समझ जाएंगी, जल्दी चलिए ना। अरे लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। जीजी ये बात बताने वाली नहीं है, दिखाने वाली है, आइए ना। दिव्या अपनी सास को और जेठानी को खींचकर बाहर की तरफ ले जाती है और सामने दिखाती है कि कैसे उसके पति, उसके ससुर और जेठ पड़ोसी के घर देर रात को छुपते छुपाते हुए जा रहे हैं। ये देखिए जीजी, ये तीनों कैसे उस कविता के घर जा रहे हैं, वो भी छुपते हुए। ये लोग पड़ोस वाले कविता के घर क्यों जा रहे हैं, वो भी ऐसे छुपते हुए? अरे इन लोगों ने तो कहा था कि टहल के आ रहे हैं ये लोग, फिर पड़ोस के घर क्यों जा रहे हैं, वो भी हमसे झूठ बोलकर। मैं आपको कितने दिनों से कह रही थी माँ जी कि ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे, लेकिन आप ही की मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए आज मैंने इन पर नजर रखी हुई थी। अरे पर इन लोगों ने हमसे झूठ क्यों कहा कि ये लोग टहलने जा रहे हैं? अरे वही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। अगर उन्हें कोई काम था पड़ोसी के घर में तो हमें बता कर जाते। आप दोनों कितनी भोली हैं, आपको क्या लगता है कि ये तीनों आपको बता कर जाएंगे? ये तीनों हमें धोखा दे रहे हैं माँ जी। नहीं नहीं दिव्या, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, तुम्हारे ससुर जी इस उम्र में ऐसा काम नहीं कर सकते। माँ जी यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन यही सच है, ससुर जी भी इनका साथ दे रहे हैं इन सब में। इसका मतलब ये तीनों हमें धोखा दे रहे हैं, इनका चक्कर चल रहा है। हाँ, पड़ोसियों के साथ। अरे भाभी वो भी किसी एक के साथ नहीं, रोज रोज अलग घरों में जाते हैं ये तीनों, कभी उस पड़ोसी के घर कभी किसी पड़ोसी के घर। मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है सच में। अरे पर उन्हें कोई काम भी तो हो सकता है। माँ जी आप खुद ही सोचिए, उन तीनों को रोज अलग अलग पड़ोसियों से क्या काम होगा। मैं कह रही हूँ ये तीनों हमें धोखा दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती इस बात को। ठीक है, एक काम करते हैं, आपकी तसल्ली के लिए हम इनसे पूछ लेते हैं कि वो लोग कहाँ गए थे। अगर उन्होंने झूठ बोला तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, और अगर उन्होंने सच कह दिया तो मैं उन पर शक करना छोड़ दूंगी। ठीक है, अभी जब वो तीनों घर आएंगे तो हम उनसे सब कुछ सच सच पूछ लेंगे। दिव्या के कहने पर साधना और निशा दोनों ही अपने अपने पतियों का इंतजार करने लगी। उन्हें 1 घंटे से भी ऊपर हो गया था पड़ोसियों के घर जाते हुए, और जब वो घर आए तब उनसे सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू हो चुका था। तीनों जब अंदर आए तो बड़े खुश नजर आ रहे थे। अरे आज तो मज़ा ही आ गया सच में। हाँ पापा सही कह रहे हैं। किस चीज़ में मज़ा आ गया आपको पापा जी? अरे बेटा सैर करने में, और क्या, बस उसी में मज़ा आ गया। पहली बार सुना है कि किसी को सैर करने में इतना मज़ा आ रहा है। अरे शरीर की कसरत हो जाती है ना, इसीलिए कह रहे हैं पापा, है ना पापा? अच्छा, लेकिन आप लोग इतना सैर करके आए हैं पर थके हुए तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो क्या है ना भाभी, रास्ते में थोड़ी देर बैठ गए थे हम, इसलिए थकावट नहीं हो रही है। अजीब बात है, किसी एक से सवाल करो तो दूसरा जवाब दे रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तीनों साथ में गए थे ना इसलिए। हाँ भाभी, तीनों साथ में ही करते हैं सब कुछ, एक दूसरे के राज भी इन्हें पता ही होते हैं। आप तीनों कहीं और भी गए थे क्या? अरे नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम तो सीधा घर ही आते हैं, कहीं नहीं जाते। सच कह रहे हैं आप तीनों? सोच लीजिए कहीं गए हो शायद।
अरे नहीं माँ, हमें पता है आप तीनों हमारा इंतजार कर रही हैं, तो हम कहीं नहीं जाते। सुना माँ जी, इन्हें हमारी कितनी फिक्र है। ये लोग हमें इंतज़ार ना करना पड़े इसलिए कहीं भी नहीं जाते। और नहीं तो क्या, साधना तो मुझे अच्छे से जानती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन अब लगता है कि शायद मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब कि आप बहुत होशियार हो गए ना अब, इसलिए। अरे वो तो क्या है ना, तुम्हारे साथ का असर है साधना, बस। दिव्या और अपनी पत्नियों के बार बार पूछने पर भी इन तीनों ने बताया नहीं कि वो लोग कल रात को पड़ोसियों के घर गए थे, और अब तो उनकी पत्नियों का शक और भी ज्यादा पक्का हो चुका था। क्या हुआ निशा बहू, इतने गुस्से में क्यों अंदर आ रही हो? माँ जी, अभी ये लोग ऑफिस जा रहे थे, तभी ये पड़ोस की जया इन लोगों के सामने देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि उस जया का मुंह ही तोड़ दूं। लेकिन अब जया का मुंह तोड़ने से क्या फायदा, जब हमारे खुद के ही सिक्के खोटे हैं तो। हाँ माँ जी, इसीलिए तो अभी तक चुप बैठा है, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर देती। लेकिन माँ जी, हमें कुछ तो करना ही होगा, इन्हें रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। ये तीनों तो कभी हमसे सच कहेंगे नहीं, इसलिए अब हमें सबूत इकट्ठा करके इन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। माँ जी, आज रात को जब ये पड़ोसी के घर जाएंगे ना, तब हम इनका पीछा करेंगे और इन्हें रंगे हाथ पकड़ भी लेंगे। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, अगर इन्हें पता चल गया कि हम इनका पीछा करने वाले हैं तो ये लोग चौकन्ने हो जाएंगे। हाँ, शातिर तो है ही, पर हम भी कम नहीं है माँ जी। आज इनके धोखे का आखिरी दिन होगा। एक बार हमने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, बस फिर तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेंगे सारी उम्र। दिव्या ने अपनी जिठानी और सास के साथ मिलकर आज तीनों की धोखे का पर्दाफाश करने का सोच लिया था। आज रात ये तीनों भी बड़े अच्छे से तैयार हो रहे थे। क्या बात है, आज तो नया नाइट सूट पहना है आपने? अरे वो बस ऐसे कभी कभी पहन लेना चाहिए ना। अच्छा, सैर पर जाने के लिए नया नाइट सूट? अच्छा, नया परफ्यूम भी लगा रहे हैं? ऐसे ही कुछ खास नहीं, गर्मी बहुत है ना, तो परफ्यूम से अच्छी खुशबू आती है बस। अब मैं चलता हूँ, पापा और आरव मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जाइए। बाहर आते ही तीनों एक साथ बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं। आज क्या बात है, तीनों बहुत चमक रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही सैर करने जा रहे हैं। बाहर कई लोग मिलते हैं तो अच्छा तो दिखना चाहिए ना। लेकिन पापा जी, रात को आपको कौन देखेगा, वो भी सैर करते हुए? अरे इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कब कौन मिल जाए। मुझे लगा ही था, आप तीनों में से कोई ना कोई जवाब तो देगा ही। चलो हम चलते हैं, सैर के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल जाइए, आपको देर ना हो जाए कहीं पहुंचने में। ये तीनों घर से निकलकर आज पिछली गली की सीमा के घर जाते हैं और उनकी बीवियां उन्हें देख लेती हैं। देखा माँ जी, इतना तैयार होकर क्यों गए ये लोग? आज तो हम तीनों का भांडा फोड़ कर ही देंगे सच में। और ये सीमा और उसकी देवरानी को शर्म नहीं आती हमारे पतियों को अपने घर बुलाते हुए? अरे सीमा और उसकी देवरानी को छोड़, उसकी सास की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपने घर बुलाने की। आज तो काम से गई शीला। दिव्या और निशा बड़े जोर से दरवाज़ा खोलती है और जब सामने देखती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं? हमें तो लगा था कि... क्या लगा था तुम लोगों को? पर आप लोग यहाँ बैठकर खाना क्यों खा रहे हैं? और क्या करते? तुम लोगों के हाथ का खाना खाने लायक होता है क्या? दाल में दाल कम, पानी ज्यादा दिखता है। सब्जी के नाम पर परवर और लौकी होती है बस। इसीलिए हम रोज रात को पापा के अलग अलग दोस्तों के पास जाते हैं और वहाँ खाना खाते हैं। तुम जानती हो कि मेरी दोस्ती कितनी अच्छी है हमारे पड़ोसियों के साथ। बस मैंने उनसे कहा और वो मान गए हमारी मदद करने के लिए। हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको रोज़ ये करना पड़ता है। आप लोगों ने कितनी बार कहा भी हमसे, लेकिन हमने आपकी बात को टाल दिया। लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे जिससे आपको अलग अलग पड़ोसियों के पास न जाना पड़े। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ आए? वो हम लोग वो हमें आपकी फिक्र हो रही थी ना, इसीलिए हम आपके पीछे आए। चलिए जी, अब आ गए तो साथ में खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ साधना। हाँ वे चलो, शीला तो बहुत सीधी निकली। क्या? अरे कुछ नहीं आंटी, माँ जी ये कह रही हैं कि आप कितनी अच्छी हैं, हमारे पतियों को खाना खिलाया आपने। हाँ हाँ, चलिए चलिए। आपने पता लगाया कि नहीं कि आपके पति कहाँ जाते हैं? सुंदर नाम का एक आदमी था जो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता बहुत साल पहले गुजर गए थे। सुंदर अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था और उनका खूब ध्यान रखता था। बेटा सुंदर, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तूने कोई लड़की वड़की पसंद करी हो तो अभी से बता दे। अरे नहीं माँ, कैसी बात कर रही हो?
मेरे लिए लड़की तो तुम ही ढूंढोगी, मैं अपने आप कैसे लड़की पसंद कर सकता हूँ? मेरा राजा बेटा, इसीलिए तो तू मेरा सोना बेटा है, कभी मेरे खिलाफ नहीं जाता। माँ, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा और है ही कौन? तो मैं तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा तो किसका मानूंगा? सुंदर की माँ ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और कुछ ही दिनों में वो अपनी पसंद की एक लड़की से सुंदर की शादी करवा देती है। बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। और हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी पोते का मुंह देखना है, समझी? जी जी माँ जी, जैसा आप कहें। लेकिन जैसा सबने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। कई साल बीत जाते हैं मगर सुंदर की पत्नी मेघा गर्भवती नहीं होती। कैसी कलमुही है रे तू, इतने साल हो गए अभी तक तुमने इस घर को बच्चा नहीं दिया। अरे मैं क्या बिना अपने पोते का मुंह देखे मर जाऊं? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है भला? मैं तो खुद चाहती हूँ मेरी गोद सुनी ना रहे, मगर ऊपर वाले को शायद यही मंजूर है। हाँ माँ, इसमें मेघा का क्या ही कसूर है? ये तो हमारी किस्मत है। तुम इसे बेवजह ताने क्यों मारती हो? सुंदर को अपनी पत्नी की तरफ ऐसे पक्ष लेते देख उसकी माँ का खून खौल जाता है और वो गुस्से में मेघा को एक झापड़ मार देती है। ये देखकर सुंदर भी दंग रह जाता है। करमजली, तेरे कारण आज मेरे श्रवण कुमार जैसे बेटे ने पहली बार मुझे जवाब दिया है। एक तो तुम माँ नहीं बन सकती, ऊपर से मेरे बेटे को मेरे खिलाफ फड़का रही है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। चुप, मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी। 10 साल हो गए इस घर में बच्चा नहीं आया। तुझे इतने डॉक्टरों को दिखाया मगर फिर भी कोई फायदा नहीं, इसलिए अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी। दूसरी शादी की बात सुनकर तो सुंदर और मेघा के होश ही उड़ गए। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अगर तू दूसरी शादी नहीं करेगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखना। इतना कहकर गुस्से में सुंदर की माँ वहां से चली जाती है। सुंदर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। मेघा, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं जी, माँ जी जैसा कहती हैं वैसा कर दीजिए, वरना इस घर में हर रोज महाभारत होगी और शायद आपकी दूसरी पत्नी आपको बच्चे का सुख भी दे सके जो मैं नहीं दे पाई। अपनी माँ की जिद से मजबूर होकर सुंदर दूसरी शादी कर लेता है और घर में सुनैना नाम की नई बहू आ जाती है। वाह वाह, मेरी नई बहू तो एकदम चांद जैसी है, कहीं तुझे मेरी नजर ना लग जाए। मैं खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत गुणी भी हूँ माँ जी। अरे गुण की क्या बात है, घर के सारे कामकाज के लिए तो ये है ना मेरी बड़ी बहू। तू तो बस मुझे एक पोता दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेघा को अपनी सास की ये बात कुछ बुरी भी लगती है मगर वो नजरअंदाज कर देती है। सुंदर अब 2 पत्नियों के साथ रहने लगा था। उसकी यही कोशिश थी कि घर में सुख शांति बनी रहे। देखो मेघा और सुनैना, मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। मैं नहीं चाहता कि कभी भी तुम दोनों में अनबन हो, इसलिए प्यार से रहना। आप इस सब की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हाँ, मैं और दीदी प्यार से ही रहेंगे और भगवान ने चाहा तो घर में एक नन्हा मेहमान भी आ जाएगा, फिर हम सब हमेशा खुश रहेंगे। सुंदर का पूरा परिवार इस उम्मीद में था कि अब उनके घर में बच्चा आ जाएगा, लेकिन एक बार फिर से किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। 10 साल और बीत गए और सुनैना मां नहीं बन पाई। इस कारण से सास का व्यवहार दोनों बहुओं के लिए बहुत खराब हो गया। ओफो, कैसी कलमुही औरतें हो तुम दोनों। अरे मेरे ही बेटे की किस्मत में ऐसी पत्नियां क्यों लिखी है ऊपर वाले ने? हम क्या करें माँ जी, क्या हम नहीं चाहते कि घर में बच्चा आए, लेकिन ऊपर वाला साथ नहीं दे रहा तो फिर क्या करें? माँ जी, मैं तो कहती हूँ हम एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। मेघा की बात सुनकर उसकी सास गुस्से से लाल हो गई और अब वो और भी ज्यादा बड़बड़ाने लगी। अरे नास पिटी, तू क्या नाप शनाप बक रही है? भला किसी और की औलाद को हम क्यों गोद लेंगे? तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? चलो यहाँ से दीदी, इनसे तो बात करना ही बेकार है, हर समय बस हम लोगों को सुनाती रहती हैं। सुनैना अपने साथ मेघा को भी लेकर चली जाती है, लेकिन सुंदर की माँ बहुत परेशान थी। वो अपने मन को शांत करने के लिए पड़ोसन के घर जाती है। कैसी हो बहन, बड़े दिनों बाद आई? अरे कैसी होंगी, जिसके घर में ऐसी बहुएं हैं वो और कैसा होगा बहन? हाँ, 2 बहुएं होते हुए भी तुम्हारा घर बच्चे से सुना है। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अब क्या बताऊं, न जाने कब हमारे दिन फिरेंगे। पड़ोसन कुछ कहती उसके पहले ही उसके घर से मीनल नाम की एक सुंदर सी लड़की बाहर निकलती है। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे मगर उसका चेहरा बहुत चमक रहा था। अरे मीनल, सारा काम हो गया? जी हाँ, अब मैं चलती हूँ, अंधेरा होने वाला है ना। ठीक है बेटा, कल समय से आ जाना। इसके बाद वो लड़की वहां से चली गई मगर सुंदर की माँ उसे देखती रह गई। अरे ये लड़की कौन थी? इससे पहले तो कभी नहीं देखा।
अरे मेरे बेटे के दफ्तर में जो ड्राइवर था ना, उसकी लड़की है। इसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और पिता का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया। अब इसका चाचा इसे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। कह रहा था या तो किराया दो या घर खाली करो। तो मेरा बेटा इसे यहाँ ले आया। ये हमारे यहाँ खाना बनाने का काम करती है। सुंदर की माँ ने ये सुनकर झट से बोला, तो क्या इसका चाचा इसकी शादी कराएगा? अरे वो तो यही चाहता है कि उसके सर से बोझ हल्का हो, इसीलिए तो इस बेचारे को इतना तंग कर रहा है। तो बस मेरे बेटे सुंदर से इसकी शादी करवा दो। ये सुनकर पड़ोसन भी हैरान हो गई। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी पहले से ही 2 बहुएं हैं, अब ये तीसरी शादी? अरे बहुएं तो है, मगर घर में बच्चा नहीं है ना, और 20 साल हो गए। अब मेरी कितनी ही जिंदगी बची है। अगर मैं बिना अपने पोते का मुंह देखे मर गई तो मेरी आत्मा हमेशा भटकेगी। पड़ोसन भी इसके आगे कुछ बोल नहीं पाई। सुंदर की माँ ने फिर से एक बार जिद करके सुंदर की तीसरी बार शादी करवा दी। मीनल के हालात भी ऐसे थे कि वो शादी के लिए मना नहीं कर पाई। बहू मीनल, अब तो इस घर में आ गई है तो मेरी उम्मीदें वापस लौट आई है। मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेरना। बस मुझे जल्दी से एक बच्चा दे दे ताकि मैं सुकून से मर सकूं। जी माँ जी। मीनल को अपनी सास की बात बहुत अजीब लगती है, मगर वो कुछ नहीं कहती। वो फिर भी इस बात से खुश थी कि उसे एक परिवार मिल गया था। शादी के बाद कुछ ही दिन में वो मेघा और सुनैना से दोस्ती करने की कोशिश करने लगती है। जब मेघा सुनैना रसोई में खाना बना रही थी तब, मेघा दीदी, सुनैना दीदी, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छी रसोई बनानी आती है। अच्छा ठीक है, ये लो फिर ये काम तुम ही कर लो। लेकिन जैसे ही मीनल मेघा की जगह खाना बनाने जाती है, अचानक से उसको अपनी तबीयत खराब लगती है और वो उल्टियां करने लगती है। अरे ये क्या? इसे अचानक से उल्टियां क्यों होने लगी? सुनैना, कहीं ये माँ तो नहीं बनने वाली? तभी वहां पर तीनों की सासू माँ आ जाती है और मीनल को उल्टियां करते हुए देखकर कहती है, मीनल क्या हुआ तुझे? क्या कोई खुशखबरी है? अपनी सासू माँ की बात सुनकर मीनल मुस्कुरा देती है। हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर हमें एक बार शाम को डॉक्टर के पास जाकर भी देख लेना चाहिए। अरे हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि खुशखबरी है। वाह वाह वाह, आखिरकार इस आंगन में बच्चे की किलकारियां सुनने को मिलेगी। अपनी सासू माँ को इतना खुश होते हुए देखकर मीनल भी बहुत खुश होती है, मगर मेघा और सुनैना इतनी खुश नहीं थी। मेघा दीदी, आपको क्या लगता है, ये मीनल सच में माँ बनने वाली है क्या? मेघा कुछ हिचकिचाते हुए कहती है, पता नहीं सुनैना, मगर ऐसा हो तो अच्छी बात है ना। यही तो हम सबको चाहिए था। शाम होने का इंतजार करते हैं। शाम होते ही मीनल अपने पति सुंदर के साथ डॉक्टर के पास जाती है और फिर ये बात पक्की हो जाती है कि वो वाकई में गर्भवती थी। आखिरकार ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। पूरे 20 साल लगे मेरी इच्छा पूरी होने में। अरे इस खुशखबरी को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मीनल, तुम अब अपना बहुत ध्यान रखना। अरे तुम ही क्यों, हम सब तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। आखिरकार तुम्हारे ही कारण हमारे घर में खुशियां आने वाली है। सब खुश थे, लेकिन इस खुशखबरी के बाद से सुंदर की माँ का व्यवहार दोनों बड़ी बहुओं के लिए एकदम बदल जाता है। मेरी प्यारी बहू मीनल, तू जानती नहीं तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आज से तो इस घर का कोई काम नहीं करेगी, समझी? अरे तुझे तो अपने कमरे से निकलने की भी जरूरत नहीं है। तुझे जो खाना है सुनैना और मेघा को बोल देना, वो तुरंत तुझे बनाकर देगी, समझी? अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? अभी तो मैं खुद भी ये सब काम कर सकती हूँ। अभी तो शुरू के दिन है। हाँ माँ, मीनल अभी सब कर सकती है और डॉक्टर ने भी यही कहा है, उसके लिए चलते फिरते रहना अच्छा है। नहीं, तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? और हाँ, मैं अभी मिठाई की दुकान से 10 किलो लड्डू लेकर आती हूँ, पड़ोसियों में बांटना भी तो है। इतना कहकर खुशी में सुंदर की माँ मिठाई लेने चली जाती है, मगर सुनैना और मेघा को उनकी सास का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक से उनकी खुशी गायब हो गई। अंदर ही अंदर उन्हें जलन हो रही थी और बुरा लग रहा था। मेघा, सुनैना, तुम्हें मीनल की पसंद का खाना बनाना है और उसके कमरे में ले जाकर देना है, और जब वो खा ले तो उसके झूठे बर्तन भी उठाकर ले आना। याद रखना, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर सास रसोई से बाहर चली गई। सुनैना कुढ़ते हुए कहती है, देखती हो दीदी, कैसे इस मीनल की इतनी सेवा हो रही है। हम क्या इसकी नौकरानियां हैं? सही कहा सुनैना, ऐसा लग रहा है कि हम इसकी कोई नौकरानियां हैं। सारा काम हम करें और ये आराम करे। सही कहती हो दीदी, मुझे तो इस मीनल को देख देख कर गुस्सा आता है। पर हम कर भी क्या सकते हैं, इस घर में माँ जी के आगे हमारी चलती भी कहाँ है। दोनों बहुएं दांत पीसती रह जाती है। उधर कुछ ही दिन में सास मीनल का ख्याल एकदम राजकुमारियों की तरह रखने लगती है। एक दिन, मीनल मेरी बच्ची उठ गई। अरे तू रसोई की तरफ क्यों जा रही है? वो माँ जी, मैं चाय बनाने जा रही थी। क्या? तू क्यों बनाएगी चाय? ये दोनों बहुएं मर गई है क्या?
सुना ना मेघा, कहाँ हो? घर में हो कि नहीं? माँ की आवाज सुनकर दोनों बहुएं दौड़ते हुए वहां आती है। क्या हुआ माँ जी, आप हमें ऐसे क्यों बुला रही है? सब ठीक तो है ना? तुम दोनों वहां अपने कमरे में आराम कर रही हो और यहाँ मिनल खुद चाय बनाने जा रही थी। तो क्या हो गया माँ जी, खुद चाय बना लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा भला? मेघा की इस बात से सास को बहुत गुस्सा आता है। क्या तेरा दिमाग तो ठीक है मेघा, मीनल गर्भवती है, इस समय तुम दोनों को उसका ख्याल रखना चाहिए और तुम दोनों ऐसी बात कर रही हो, शर्म नहीं आती? ये सब देखकर मीनल कहती है, माँ जी छोड़िए ना, मैं ठीक हूँ, आप चिंता क्यों करती हैं, मैं खुद बना लूंगी चाय, इसमें क्या है, थोड़ा ही तो काम करना है। लेकिन सासू माँ मीनल को रोक देती है और गुस्से में मेघा से कहती है, मेघा तू मिनल के लिए चाय बनाने जाती है या नहीं? अगर तुम दोनों इसके साथ इसी तरह का बर्ताव करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भिजवा दूंगी, फिर सड़ते रहना वहीं पर। ऐसे भी तुम किसी काम की तो हो नहीं, एक बच्चा तक नहीं दे पाई इस घर को। ये सुनकर मेघा और सुनैना को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कर भी क्या सकती थी। मेघा गुस्से में मीनल को धक्का मारते हुए रसोई में चाय बनाने चली जाती है। बहू तू ठीक तो है ना? चल अंदर चल, आराम कर, अभी चाय तेरे कमरे में पहुंच जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है। मीनल को भी मेघा और सुनैना के लिए बुरा तो लगता था, मगर अपनी सास के आगे वो कुछ कह नहीं पाती थी। अब इस सब के चक्कर में दोनों बड़ी बहुएं मीनल से नफरत करने लगती है, और सिर्फ मीनल ही नहीं, मीनल के बच्चे से भी। मुझे तब मीनल फूटी आंख नहीं बारी। हाँ दीदी, इससे तो अच्छा होता कि वो कभी माँ ही नहीं बन पाती, कम से कम हमारी जिंदगी इतनी बेकार तो ना होती। तो ठीक है ना, हम अभी भी उसे माँ बनने से रोक तो सकते हैं। मेघा की बात सुनकर सुनैना तुरंत समझ गई। दोनों ही मन मीनल के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की ठान लेती हैं, और उनके मन में मीनल के लिए नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें अब सही गलत भी नजर नहीं आ रहा था। एक दिन, चलो माँ, आपको मंदिर जाना था ना, आज मेरी छुट्टी है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है बेटा। सुनो तुम दोनों, मीनल ऊपर सो रही है, जैसे ही वो उठे उसके लिए हल्दी वाला दूध बनाकर ले जाना, और ध्यान रखना उसका आखिरी महीना चल रहा है। हाँ, उसका जरा ध्यान रखना, डॉक्टर ने कहा है कि इस महीने कभी भी डिलीवरी हो सकती है, हम बस जल्दी ही लौट आएंगे। हाँ, आप दोनों आराम से जाइए और अच्छे से मंदिर होकर आइए, यहाँ हम सब कुछ संभाल लेंगे। सुनैना और मेघा के लिए इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं आने वाला था। जैसे ही सुंदर उसकी माँ घर से निकले, मेघा ने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और सुनैना ने सीढ़ियों पर साबुन का पानी फैला दिया। अब बस कभी भी मीनल नीचे आती होगी, हमें उसका इंतजार करना है। हाँ, आज इसके और इसके बच्चे की नौकरी से छुटकारा मिल जाएगा और हम पहले की तरह खुशी खुशी रहेंगे। मेघा और सुनैना इंतजार करने लगी। तभी मीनल सीढ़ियों पे आ गई। अरे सुनैना दीदी, मेघा दीदी, आप दोनों ऐसा क्यों खड़ी हैं? सुंदर जी और माँ जी कहाँ हैं? मीनल कुछ भी कहती इससे पहले उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा सीढ़ियों से नीचे आ गिरती है। मेरा बच्चा, सुनैना दीदी, मेघा दीदी, मदद करो। मीनल चीखती रही, लेकिन दोनों में से एक ने भी उसे नहीं उठाया। हम क्यों करें तेरी मदद? ताकि तेरा ये बच्चा जन्म ले और फिर हम इस घर की हमेशा के लिए नौकरानियां बन जाए। तुम्हारे आने से पहले हम इतने ताने सुनते थे मगर शान से रहते थे, मगर अब तो जिल्लत भरी जिंदगी हो गई है हमारी। ऊपर से माँ जी हमें बात बात पर मायके भगाने की धमकी देती हैं। मगर मैं तो खुद ये सब नहीं चाहती थी, ये माँ जी की नादानी थी। अभी इस सब का वक्त नहीं है दीदी, मुझे हॉस्पिटल चलो वरना इस बच्चे को कुछ हो जाएगा। मीनल के लाख कहने पर भी मेघा और सुनैना अपनी जगह से हिली नहीं। लेकिन तभी अचानक से सुंदर और उसकी माँ वापस आ गए। मीनल को ऐसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। नहीं, ये क्या हुआ मीनल? सुंदर ने जल्दी से जाकर मीनल को उठाया और उसे सीधा अस्पताल ले गया। हालात ऐसे थे कि मेघा और सुनैना से कोई सवाल जवाब ही नहीं किया गया। सबका ध्यान बस इस बात पर था कि जल्दी से डॉक्टर बाहर आए और मीनल की खुशखबरी दे। आपकी बहू अब खतरे से बाहर है और आपके घर बेटा हुआ है, बधाई हो। डॉक्टर की बात सुनकर सुंदर और उसकी माँ बहुत खुश हुए। मेघा और सुनैना की बोलती बंद हो गई। उन्हें बहुत डर लग रहा था कि अब तो मीनल उन्हें पक्का घर से निकलवा देगी। अब क्या होगा दीदी? अब तो हमारी खैर नहीं, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगी, यहाँ से सीधा अपने मायके चली जाती हूँ, वरना माँ जी धक्के मार मार के बाहर निकालेगी। चुप कर, अंदर चलकर देखते हैं क्या होता है। मेघा सुनैना को जबरदस्ती अपने साथ अंदर ले जाती है, जहाँ पर मीनल थी। मीनल के बगल में उसका बेटा था, जो कि बहुत मासूम और प्यारा लग रहा था। हाय मेरा बच्चा, मेरा पोता आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। आज 20 साल बाद घर में चिराग आ गया। मीनल ने मेघा और सुनैना की तरफ देखा और कहा, देखो बेटा, वो तुम्हारी बड़ी माँ और मझली माँ, और मैं तुम्हारी छोटी माँ।
मीनल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों बहुओं के होश उड़ गए। उन्हें अपनी ऐसी हरकत के बाद भी मीनल से इतनी विनम्रता की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बाद सास और सुंदर डॉक्टर से मिलने बाहर गए। तभी हिम्मत करके मेघा बोली, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं मीनल? क्योंकि मैं जानती हूँ कि गलती आप लोगों की नहीं थी, गलती माँ जी की थी। उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया और आखिर आप भी तो इंसान हैं। लेकिन आप घबराइए मत, ये बच्चा जितना मेरा है उतना ही आप दोनों का भी है। हम दोनों इससे मिलकर माँ का प्यार देंगे। मीनल सबसे छोटी थी, लेकिन उसके मुंह से इतनी बड़ी बातें सुनकर दोनों बहुएं बहुत शर्मिंदा हुई। हमें माफ कर दो मीनल, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ मीनल, तुम उम्र में हमसे छोटी हो मगर तुम्हारी सोच हमसे बहुत बड़ी है, हमें माफ कर दो। मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया, अब आइए अपने बच्चे से मिलिए। दोनों बहुओं ने बच्चे को खूब प्यार किया और अब उनका परिवार पूरा हो गया। इसके बाद सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। बहू, जब से यहाँ आ गई हो ना, मेरा तो मन ही नहीं लगता। पूरा दिन बड़ा अकेलापन सा महसूस होता है। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप घर से बाहर निकलिए ना, आपको हम उम्र लोग मिल जाएंगे, उनके साथ दोस्ती बढ़ाइए। अरे बेटा, 5वीं मंजिल पर फ्लैट ले लिया है तुमने। अब 5वीं मंजिल से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाने की हिम्मत तो मेरे अंदर है नहीं। हम तो अपने घर में ही ठीक है बेटा। माँ जी, किसने कहा आपसे कि 5वीं मंजिल से सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना होता है? लिफ्ट लगी है ना, लिफ्ट का इस्तेमाल करिए। अरे नहीं रे बाबा, मुझे बहुत डर लगता है। न्यूज़पेपर में पढ़ा है, रोज़ रोज़ आता रहता है लिफ्ट में लोग फंस गए। मैं फंस गई ना लिफ्ट में तो घबराहट से सीधा ऊपर ही पहुंच जाऊंगी। माँ जी, अब क्या बताऊँ मैं भी ना पूरा दिन ऑफिस की वजह से बिजी रहती हूँ। आपके पास बैठने का समय ही नहीं बचता मेरे पास। एक रास्ता है, अब सोशल मीडिया क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारे माध्यम हैं जिसके ज़रिए आप लोगों के साथ जुड़ी रह सकती हैं और आपका मन भी लगा रहेगा। अरे क्या होगा सोशल मीडिया पर जुड़ने से? तुझे तो पता है मुझसे ये सब नहीं होता। अरे माँ जी, मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगी आपको। और आपको पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कई बार बिछड़े हुए दोस्त भी मिल जाते हैं। आप एक बार ट्राई करके तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहू के कहने पर सास श्रद्धा फेसबुक पर अपनी आईडी बनाती है और एक एक करके अपने पुराने दोस्तों को ढूंढने लगती है। अभी आईडी बनाए हुए कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन उसे अपनी बचपन की दोस्त श्रीकला दिख जाती है। अरे बहू, ये देख तो, ये जो है ना, ये मेरी बचपन की दोस्त है। अरे बहुत गहरी दोस्ती थी हम दोनों के बीच में। इसकी फ़ोटो देखी ना, एक एक बात याद आने लगी। तो ये बता, इससे बात कैसे कर सकते हैं? माँ जी, ये देखिए, ये मैसेंजर है ना, इसमें आप उसको मैसेज लिख कर भेजिए और उनसे उनका फ़ोन नंबर ले लीजिए। बहू के कहने पर श्रद्धा अपनी सहेली को मैसेज भेजती है और उसका नंबर ले लेती है। अरे श्रद्धा, तू किधर रह रही है आजकल? अरे मैं तो लखनऊ में हूँ, मेरा बेटा है ना, उसका इधर ट्रांसफ़र हुआ है। तू बता, तेरा कैसा चल रहा है? कहाँ रहती है तू आजकल? मैं तो मनाली में हूँ। अच्छा, घूमने आई होगी। पूरा परिवार साथ में है या तू और जीजा जी आए हैं? अरे श्रद्धा, हम घूमने नहीं आए, मैं इधर मनाली में ही रहती हूँ। क्या बात करी है यार, तुम मनाली में रहती है? अरे वहाँ पर तो 2-4 दिन जाने के लिए भी इंसान को कितने दिन तक प्लानिंग करनी पड़ती है, और तू परमानेंटली उधर रहती है। मज़ा बहुत आता होगा ना? बस अब क्या बताऊँ यहाँ की ज़िंदगी का, उधर से कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ तेरे यहाँ की 50 डिग्री की गर्मी और कहाँ यहाँ ठंडा बर्फीला वादियों वाला मौसम। हर दिन खूबसूरत है यहाँ पर, खूबसूरत पहाड़, नदियाँ, झरने। नेचर का असली मज़ा तो पहाड़ों में ही है। वहाँ दिल्ली यूपी में कुछ नहीं रखा। मेरी मान तो भी इधर ही शिफ्ट हो जा, अपने बेटे से बोल कि इधर ही ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगा दे। अरे दोनों सहेलियाँ साथ में मिलकर घूमेंगे फिरेंगे, बचपन की यादें ताज़ा करेंगी। क्या बोलती है? देख, सच बताऊँ तो जब से बच्चे बड़े हुए हैं ना, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। बच्चों के पास समय कहाँ है हम बूढ़े माँ बाप के लिए। मैं तो खुद पूरा दिन कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बार बार मन में यही ख्याल आता है कि कोई दोस्त होता है जिसके साथ बैठकर अपने दिल की बातें कर सकते हैं। अब तुमसे बातें करके ना आज मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं तुझे क्या बताऊँ। तो देखना, तू अपने बेटे से बात कर और अगर हो सके तो तुम इधर ही शिफ्ट हो जाओ। श्रीकला की बातें सुनने के बाद श्रद्धा के मन में भी पहाड़ों पर जाकर बसने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी। शाम के समय जब बेटा शिवम ऑफिस से लौटता है तो श्रद्धा अपने बेटे को अपने पास बुलाती है। देख शिवम, तू और बहू तो पूरा दिन अपने ऑफिस के चक्कर में बिजी रहते हो और मैं अकेले पड़े बड़े बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ। तेरे ऑफिस की तरफ से तो पूरे इंडिया में तुझे कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है ना, तो तू एक बार बात करना, अगर हमें मनाली में पोस्टिंग मिल जाए तो। कैसी बात करियो माँ, हम लोग कोई पहाड़ी थोड़ी ना जो पहाड़ों में जाकर रहेंगे।
हम तो यहीं के हैं और हमारे लिए यही एरिया सही है। आपको पता भी है कितनी मुश्किल से मैंने अपना ट्रांसफ़र यहाँ पर कराया है, वरना इस बार तो मुझे साउथ में भेज रहे थे। बिल्कुल सही किया आपने। हम लोग क्या करेंगे साउथ में जाकर? ना हमें वहाँ की लैंग्वेज समझ में आएगी ना कल्चर। स्टेट बदलने के साथ वहाँ के रीति रिवाज, कल्चर, पहनावा, हर चीज़ अलग हो जाती है। और वैसे भी अपने लोगों के बीच में रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। और वैसे भी यहाँ अपने रिश्तेदार हैं, 4 जानने वाले लोग हैं, समय पड़ने पर हमारे काम आते हैं। अरे भूल मत बेटा, तेरे जानने वाले लोग आगरा में 400 किलोमीटर दूर छूट गए। मुसीबत में जब तक वो लोग यहाँ पहुँचेंगे ना, कुछ का कुछ हो चुका होगा। इसीलिए ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दे तू कि तू अपने लोगों के बीच में रह रहा है। तो आप क्या चाहती हो माँ, कि हम लोग अपना घर, परिवार, स्टेट, कल्चर सब छोड़कर मनाली में जाकर बस जाए? अरे आपने कैसे सोचा इस बारे में? और अचानक ये मनाली कहाँ से याद आ गया आपको? अगर घूमने के लिए चलना है तो 5-7 दिन का ट्रिप प्लान कर लेते हैं, लेकिन हमेशा के लिए मनाली में शिफ्ट होना मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। अरे बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड है ना श्रीकला, मुझे फेसबुक पर मिली है वो। अरे वो अपने हस्बैंड के साथ रिटायरमेंट के बाद मनाली में शिफ्ट हो गई है। पिछले 12-15 साल से वो लोग उधर ही रह रहे हैं। बता रही थी उनका तो बहुत अच्छे से समय बीत रहा है। और एक मैं हूँ जो एक एक दिन गिन गिन कर बिता रही हूँ। तुम दोनों तो बिज़ी रहते हो और मैं पूरा दिन टीवी में अपना सर खपाती हूँ। अब तू ही बता, कोई कितनी देर टीवी देखेगा? मेरी फ्रेंड ने कहा है कि अगर हम लोग एक बार मनाली शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो फिर हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। इसी बहाने मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। श्रद्धा ने तो मानो मनाली जाने की जिद पकड़ ली थी। बेटा शिवम और बहू उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन माँ की जिद के आगे अंत में दोनों हार जाते हैं और शिवम अपने ऑफिस में मनाली में ट्रांसफ़र के लिए बातचीत करता है। माँ, सीधे तरीके से तो मनाली मुझे पोस्टिंग नहीं मिल रही, और अगर मिल भी रही है ना तो उसके लिए 2 लाख खिलाने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। अभी भी सोच लो, समय है। अरे मैं तेरे 2 लाख रुपए को देखूं या अपनी ज़िंदगी सुधारूं? आज 2 लाख तेरे लिए ज़्यादा बड़े हो गए ना। माँ की तो कोई कीमत ही नहीं है। अरे मम्मी, अब फिर से इमोशनल ड्रामा मत शुरू करो। ठीक है, मैं ऑफिस में बात कर लेता हूँ। हो जाते हैं हम लोग मनाली शिफ्ट बस। शिवम कुछ दिनों में मनाली शिफ्ट हो गया। मनाली पहुंचकर श्रद्धा अपनी सहेली से कहती है, अरे श्रीकला, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है तेरे लिए, तू सोच भी नहीं सकती। अरे बताना, ऐसा क्या सरप्राइज है? तू मनाली आई हुई है क्या? आई नहीं हूँ, हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। मैं भी तेरे पास मनाली में ही शिफ्ट हो गई हूँ। अब हम दोनों सहेली साथ में खूब मज़े करेंगे। क्या बात कर रही है तू? सच में मनाली आ गई? और नहीं तो क्या, इसमें मजाक जैसी क्या बात है? चल अच्छा किया, ऐसा करते हैं कल मिलते हैं, मैं तुझे स्नोफॉल दिखा कर लाती हूँ। क्या स्नोफॉल? अरे वाह, मज़ा ही आ जाएगा तब तो। चल मैं आती हूँ फिर कल। अगले दिन श्रीकला और श्रद्धा स्नोफॉल देखने के लिए रोहतांग पास जाने के लिए टैक्सी से निकल पड़ती हैं। कुछ देर बाद, अरे श्रीकला, ये गाड़ी कहाँ चोटी पर जा रही है? मेरा तो इतनी चढ़ाई देखकर ही सर घुमा जा रहा है। क्या ड्रामा है ये सब? कब पहुँचेंगे हम? अरे श्रद्धा, थोड़ा सब्र रख, बस पहुँचने वाले हैं। अरे मेरा सर चकरा रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। बस बस बस, अब मुझे और ऊपर नहीं जाना, तू इधर ही उतार दे मुझे, वरना लग रहा है कि अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। तू क्यों घबरा रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। अभी तू नई नई आई है ना इधर पहाड़ पर, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। अभी ज़्यादा ऊंचाई पर जाने की आदत नहीं है ना। कोई बात नहीं, कुछ दिन रहेगी ना इधर, फिर आदत पड़ जाएगी। किसी तरह उल्टियाँ करते करते श्रद्धा रोहतांग पहुंच जाती है। वहां जाकर श्रीकला उसे स्नो में पहनने वाला सूट दिलवाती है। अच्छी तरह गर्म कपड़े पहनने के बाद भी श्रद्धा का ठंड से बुरा हाल था। अरे तू ये कहाँ ले आई मुझे? बर्फ़ तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे बस थोड़ा सा और ऊंचाई पर चलना है, वहाँ पर स्नो पॉइंट है। वहाँ पर ना हम ढेर सारी मस्ती करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहीं पर दिखाई देते हैं। अरे श्रीकला, मुझे सांस क्यों नहीं आ रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी सांस रुक रही है? अरे ज़्यादा सोच मत, थोड़ा लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश कर। हम ऊंचाई पर है ना, यहाँ पर थोड़ी सी ऑक्सीजन कम होती है। नहीं नहीं, मरना नहीं है मुझे। तू इधर से वापस चल, नहीं देखती मुझे कोई स्नो। मैं थोड़ी देर और रुकी ना तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तू किसी तरह मुझे यहाँ से लेकर वापस चल, मुझे सांस नहीं आ रही।
श्रद्धा की हालत ऊंचाई पर पहुंचकर बहुत खराब हो गई थी। ऑक्सीजन की कमी से लगातार उसका सर चकरा रहा था। श्रद्धा की बिगड़ती हुई हालत को देखकर श्रीकला का भी दिल बैठने लगता है और वो तुरंत उसे लेकर वापस मनाली आ जाती है। अरे श्रद्धा, अब तो पहाड़ों में बसने आ गई है, थोड़ा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा ना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को देखकर तू ऐसे घबराएगी तो काम कैसे चलेगा बता। चल, अब यहाँ से थोड़ी दूर हमें पैदल जाना पड़ेगा, मेरे घर तक ना गाड़ी नहीं जा सकती। अब और पैदल चलकर जाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, तो कोई रिक्शा ही बुला लेना। अरे ये यूपी नहीं है, मनाली है, पहाड़ों में कौन रिक्शा चलाएगा। यहाँ पर तो इतनी चढ़ाई पर तुझे पैदल चलकर ही जाना पड़ेगा। पैदल चलते चलते मेरे तो घुटने जवाब देने लगे हैं। अरे समतल ज़मीन पर तो मैं चल नहीं पाती, और ये खड़ी चढ़ाई पर क्या घुटने साथ देंगे मेरा। बस घूम लिया आज मैंने, मैं तो अब घर से बाहर ही नहीं निकलने वाली। मेरे बस का नहीं है बाबा इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चल पाना। घर पहुंचकर, अरे बहू बहुत ठंडी लग रही है बेटा, ऐसा कर गर्मा गर्म चाय बना ला। ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। बहू चाय बनाकर लाती है। चाय पीने के बाद भी श्रद्धा की ठंड दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। अरे बहू भाई, मेरे तो हाथ पैरों में कंपकपी छूट रही है, ठंड से हालत ख़राब हो रही है मेरी। हीटर चला देना, कुछ तो कमरा गर्म होगा। माँ जी, मैं तो हीटर चला देती, लेकिन लाइट कहाँ आ रही है। मैंने बिजली विभाग में फ़ोन भी किया था, उनका कहना है कि मौसम ख़राब है, इस समय वो कुछ कह नहीं सकते कि लाइट कब तक आएगी। अरे तो कुछ कर, वरना ठंड से मेरी हड्डियाँ किटकिटा रही है। माँ जी, जब इतनी ठंड आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो किसने कहा था आपसे कि आप बर्फ़ देखने जाए। नाम मत ले तो बर्फ़ का, मैं कौन सा बर्फ़ देख कर आ रही हूँ। अरे वहाँ पहुँचने से पहले ही ना सांस अटकने लगी थी मेरी। मैं तो किसी तरह अपनी जान बचा कर वापस आई हूँ वहाँ से, वरना बर्फ़ देखने के चक्कर में आज सीधा मैं ऊपर ही पहुँच जाती। पता नहीं कैसे जाते हैं लोग इतनी ऊंचाई पर बर्फ़ के गोले बनाकर खेलने। क्या बात करिए माँ जी, बस एक ही दिन में आपका बर्फ़ देखने का सारा शौक़ उतर गया। अभी तो बस हमें यहाँ आए कुछ दिन हुए हैं, अभी से आप चिढ़ रही हैं। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। चलो अच्छा ठीक है, आपको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है ना, तो मैं आपके लिए थोड़े गर्म कपड़े और मंगवा देती हूँ शिवम से कहकर। अब यहाँ पर तो ठंड ही रहने वाली है, ठंड से निपटना तो हमें सीखना ही होगा। अगले 2-3 दिनों में ठंड और भी तेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से श्रद्धा की हालत ख़राब थी। अरे माँ जी, क्या बात है, आप तो आज सुबह से रजाई से बाहर ही नहीं निकली। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चाय बना दूँ क्या आपके लिए? अरे आग लगे तेरी चाय में, दिन में कितनी बार चाय पिएगा कोई। थक गई हूँ मैं चाय पी पी कर, कितनी भी चाय पी लो ये ठंड तो कटने का नाम नहीं ले रही। लकड़ियाँ जलाकर थोड़ी गर्मी तो मिलती है, लेकिन लकड़ी भी कितनी देर जलाएगा कोई। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने। अरे आप तो सिर्फ ठंड से परेशान हैं, मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि कपड़े कैसे सुखाएं। हम लोगों को तो आदत है एक दिन कपड़े पहनकर दूसरे दिन उसे धोने की, और यहाँ पर धूप ही नहीं निकल रही, कपड़ों का ढेर इकट्ठा हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कपड़े सुखाऊं तो कैसे सुखाऊं। शिवम, घर में सामान ख़त्म हो गया है, बाज़ार जाकर सामान ला दो ना। ब्लैंकेट से मंगवा लो, इतने सर्दी में अब कहाँ जाऊँगा सामान लेना। तुम्हें पता भी है यहाँ से मार्केट कितना दूर है, कितना दूर पैदल चलना पड़ता है। सामान लाद कर इतना सफ़र करना मेरे बस का नहीं है। कैसी बात करते हो, यहाँ पर कोई ब्लिंकिट काम नहीं करता, सामान जाकर खुद ही लाना पड़ता है। पत्नी की बात सुनकर बेचारा शिवम ना चाहते हुए भी बैग लेकर सामान लेने के लिए बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद, अब तो अच्छा लग रहा होगा ना माँ आपको बड़ी दिक्कत थी वहाँ लखनऊ में कि अपने लोगों से मिल नहीं पाती, बात नहीं कर पाती, मेरे कोई दोस्त नहीं है, और अब आप 24 घंटे 4-4 रजाई लपेट कर बैठी रहती हो। अब तो जैसे बहुत सोशलाइज कर पा रही हो ना आप। अच्छी खासी लाइफ थी हमारी वहाँ पर, यहाँ पहाड़ों में लाकर पटक दिया आपने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ की लाइफ ख़राब है, लेकिन मम्मी हम लोग कंफर्टेबल नहीं है ना यहाँ पर। हमें इतनी ठंडक में और ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। ऊपर से यहाँ के लोकल लोगों की लैंग्वेज भी अलग है, वो हमसे बात करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ना उनको हमारी भाषा समझ में आती है ना हमें उनकी। बस टैक्सी वाले और दुकानदार ही हिंदी समझ पाते हैं, बाकी लोकल लोग तो मुंह ताकने लगते हैं अगर उनसे हिंदी में बात करने लगो तो। मैं समझ रही हूँ बेटा, मैं भी तो इसी वजह से घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि आस पड़ोस की औरतों को मेरी बात समझ में ही नहीं आती। मैं क्या बातचीत करूँ उनके साथ। कब तक ऐसे घर में रजाई लपेट कर बैठी रहोगी आप? थोड़ा घर से बाहर निकला करो, ऐसे कैसे चलेगा। मैं तो फिर भी ऑफिस के काम से रोज़ बाहर जाता हूँ। स्नेहा भी बाज़ार से सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलती है।
लेकिन आपने तो जैसे इन 4 दीवारों के अंदर छुपकर रहने की कसम खा ली है। और आपकी फ्रेंड है ना वो श्रीकला मौसी, उनको फ़ोन करिए, जाइए आज उनके घर ही हो आइए आप। अच्छा ठीक है बेटा, मैं फ़ोन लगाती हूँ श्रीकला को। मैं ऐसा करती हूँ, उसे अपने घर ही बुला लेती हूँ। कहाँ इतनी ठंड में मैं बाहर जाऊँगी, मेरे तो दांत बज रहे हैं ठंड से। श्रद्धा अपनी सहेली को फ़ोन लगाती है। श्रीकला कहाँ है तू आजकल, फ़ोन भी नहीं करती, कितने दिन हो गए तुझसे मिले। आज घर आ जा, दोनों सहेलियाँ साथ में बैठकर गप्पे लगाते हैं। अरे यार, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ ना, तुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन क्या बताऊँ, बेटा बेटी दोनों ही बच्चों वाले हो गए हैं। और जब से हम लोग मनाली शिफ्ट हुए हैं ना, कोई हमारे यहाँ आने को तैयार ही नहीं होता था। अब तुम्हारे जीजा जी है ना, वो कहने लगे ऐसे बच्चों से कट कर दूर रहने का भी क्या फ़ायदा। तो हम लोग ना वापस आगरा शिफ्ट हो गए हैं। मेरे हस्बैंड का कहना है कि अब कितने दिन की ज़िंदगी बची है, अपनों के बीच में रहकर बिताई जाए तो ही अच्छा है। चलो तुम कभी आगरा आना तो मिलना ज़रूर, ठीक है? सहेली की बात सुनकर श्रद्धा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्या हुआ मम्मी जी, मौसी जी ठीक तो है ना? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने जो आपका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया? किस मुझसे बताऊं कि जिस सहेली की बातों में आकर मैं तुम लोगों को वहाँ से यहाँ लेकर आई, वो तो खुद हिमाचल छोड़कर भाग गई। भाग गई? कहाँ भाग गई? अरे बेटा, यहाँ की ठंड और मौसम हर किसी को रास तो आता नहीं, इसकी वजह से उनके बच्चे उनसे मिलने के लिए आते नहीं, तो बस अपने बच्चों के साथ समय बिताने को वो हिमाचल छोड़कर वापस आगरा चले गए। अरे माँ जी, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब क्या करेंगी आप? मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने भी कुछ सोचे समझे बिना अपनी सहेली की बातों में आकर तुम लोगों के साथ गलत किया। कितनी दिक्कत हुई तुम दोनों को अचानक से यहाँ आकर रहने में। सिटी में तो ढंग का मकान भी नहीं मिला और इसीलिए मेरी वजह से तुम लोग यहाँ छोटे से गांव में रहने को मजबूर हो। अरे छोड़िए ना माँ जी, कोई बात नहीं, हम लोग ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर एडजस्ट हो गए हैं। अरे तुम लोग तो एडजस्ट हो गए बेटा, लेकिन सच बताऊँ मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ। मेरी बूढ़ी हड्डियों में यहाँ की ठंड में रह पाने की ताकत ही नहीं है। अरे 4 दिन में एक बार नहाती हूँ मैं, उसके बाद जिस दिन नहाती हूँ ना, पूरा दिन कंपकपी छूटती रहती है मेरा तो सारा धर्म ही भ्रष्ट हो गया है। कहाँ मैं सवेरे 5 बजे नहा कर ठाकुर जी के आगे ज्योत जलाने वाली, कहाँ अब 4 दिन में मंदिर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। अब बिना नहाए धोए क्या पूजा पाठ लगेगा, तू ही बता। मेरा तो बुढ़ापा ही ख़राब हो गया बेटा। तू देखना, अगर शिवम नाराज़ ना हो तो हम लोग भी वापस अपने लखनऊ वाले मकान में चलते हैं ना। देख लिया ना स्नेहा, आ गई ना माँ लाइन पर। मैंने कहा था ना, तुम्हारी सासू माँ 2-4 महीने से ज़्यादा हिमाचल में टिकने वाली नहीं है। मनाली जाने का कितना जोश है ना मम्मी के अंदर, उससे दुगने जोश के साथ अब वापस आएगी। देख लो, सच निकली ना मेरी बात। मैंने भी अपना कोई ट्रांसफ़र नहीं कराया था। 6 महीने का एक प्रोजेक्ट मिला था मुझे, बस इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यहाँ हैं। चिंता मत करो, 2 महीने बाद मेरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन ख़त्म हो जाएगी और हम लोग वापस अपने घर चले जाएंगे। तब तक 2 महीने और मज़ा ले लो हिमाचल की ठंड का।